नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 7, जिसमें पढ़ेंगे हम संघवाद के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 2 है और पार्ट 1 आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संघवाद के बारे में, सशक्त केंद्रीय सरकार, राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आइए शुरू करते हैं। केंद्रीय सरकार और संघवाद। तो देश की एकता बनाए रखने के लिए साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे, क्या चाहते थे, कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कौन करे? एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार करे। ये कौन चाहते थे? देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ संविधान निर्माता यह भी चाहते थे, ठीक है, संविधान निर्माता कि सामाजिक, जो भी समाज से रिलेटेड चीज़ें हैं और पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, आर्थिक समस्याओं का समाधान कौन करेगी? केंद्रीय सरकार करेगी। और ऐसा करने में उसे किसका सहयोग होगा? तो राज्यों का सहयोग होगा। ऐसा करने में उन्हें राज्यों का सहयोग होगा। गरीबी, निरक्षरता, आर्थिक असमानता आदि कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान के लिए नियोजन और समन्वय बहुत जरूरी था। आपस में, राज्य में और केंद्र में, दोनों में समन्वय होना जरूरी था, ठीक है। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता और विकास की चिंताओं ने संविधान निर्माता को एक सशक्त केंद्रीय सरकार बनाने की प्रेरणा दी। जिस भी राज्य को पैसे की कमी है, उस राज्य को क्या करेगी? केंद्र सरकार उसे देगी। जहां भी अगर कुपोषण का कोई शिकार है तो बहुत तरह की ऐसे मामले हैं जिसमें केंद्र सरकार पैसों से हर राज्य की सहायता कर सकती है, तरह तरह के कैंपेन चला करके भी, ठीक है, सभी राज्यों में। और राज्य सरकार अगर ये रहता कि राज्य सरकार आर्थिक समस्याओं का समाधान करती तो वो तो सिर्फ अपने राज्य के लिए ही करती, लेकिन केंद्र सरकार पूरे देश के लिए करेगी। स्वतंत्रता के समय केंद्र के लिए ऐसी शक्तियाँ आवश्यक थी क्योंकि उस समय देश में न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कुछ प्रांत थे, बल्कि 500 से ज़्यादा देशी रियासतें थी जिनका या तो पुराने प्रांतों में विलय कराना था या फिर नए प्रांतों के रूप में गठन करना था। यानी छोटे छोटे 500 से भी ज़्यादा ऐसे रियासतें थे जिसमें राजा लोग राज करते थे। उसे या तो पुराने प्रांत जिसके हिस्सा थे उसमें विलय कराना था उनको, या फिर अलग से उनका प्रांत गठन करना था, अलग प्रांत के नए प्रांत के रूप में। वैसा तो सिर्फ केंद्रीय सरकार ही कर सकती थी, क्योंकि राज्य सरकार तो सिर्फ अपना राज्य के देखेगी। केंद्रीय सरकार पूरा देश को देखती है, जितना बड़ा भारत है। दोस्तों, आइए जानते हैं वो संवैधानिक प्रावधान जो सशक्त केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं। वो सब प्रावधान जो एक सशक्त केंद्रीय सरकार यानी एक पावरफुल केंद्रीय सरकार की स्थापना करते हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यानी दोस्तों, जैसे ये बिहार है, ठीक, और ये क्या है? झारखंड। ये मान के चलिए ये बिहार है और इसमें से अगर केंद्र सरकार चाहेगी कि इसमें से ये हिस्सा झारखंड में मिल जाए, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकती है। या फिर चाहे कि ये बिहार है, ये झारखंड है, दोनों को मिलाकर एक राज्य फिर से बना दिया जाए, बिहार बना दिया जाए, दोनों को मिला करके, तो वो कर सकती है, ठीक है। और वह किसी राज्य की सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है। यानी इस राज्य का जो भी सीमा है यहाँ पर, इसमें परिवर्तन कर सकती है। यानी कुछ हिस्सा इसको इसमें मिला सकती है और कुछ हिस्सा इसका इसमें से मिला सकती है, तो वो उसमें परिवर्तन कर सकती है या नाम में भी परिवर्तन कर सकती है किसी भी राज्य को। पर इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान पहले प्रभावित राज्यों के विधानमंडल को विचार व्यक्त करने का अवसर देता है। यानी ऐसा करने से पहले संविधान एक विचार व्यक्त करने के लिए विधानमंडल से विचार करने को कहता है राज्य का, ठीक है। संविधान में कुछ आपातकाल प्रावधान है जो केंद्र को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। कुछ आपातकाल ऐसा प्रावधान है जो इंदिरा गांधी के वक्त लगा था। आगे पढ़िएगा क्लास 12 में। इसे लागू
होने पर हमारी संघीय व्यवस्था को एक अत्यधिक केंद्रीकृत व्यवस्था में बदल देते हैं। यानी जो राज्य की शक्तियां हैं उस राज्य की शक्तियों का छीन हो जाता है और सब शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास। ठीक है, और शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। इस संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर कानून बना सके जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। पार्ट 1 में हमने पढ़ाया था, आपको जाकर जरूर देख लीजिएगा कि कौन सी शक्ति केंद्र सरकार को है, कौन सी शक्तियां क्या है राज्य सरकार के पास है, जिस पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, और कौन सी शक्तियां जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है सिर्फ। तो वो जाकर जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, यानी जो विषय पर राज्य सरकार से केवल कानून बना सकती है उस पर भी केंद्र सरकार आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। ठीक है, आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, वित्तीय नियंत्रण। ठीक है, राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित रहते हैं। पहले भी पढ़ा हमने कि केंद्र सरकार पैसे के मामले में राज्य सरकार को देती है, यानी केंद्र सरकार पैसे के मामले में मजबूत है और वो राज्य सरकार को अनुदान के रूप में पैसे देती है और वित्तीय सहायता भी देती रहती है जिस पर राज्य आश्रित है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि नियुक्त योजना आयोग क्या करता है, तो राज्यों के संसाधन प्रबंधन की क्या करता है? निगरानी करता है। केंद्र सरकार, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राज्यों के शासन प्रबंधन की निगरानी कौन करता है, तो नियुक्त योजना आयोग। ठीक है, केंद्र की सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को अनुदान और ऋण देती है। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है, चौथा पॉइंट, कि वह विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को कहाँ भेज सकता है? राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित कर सके। मतलब कोई भी अगर राज्य में विधेयक पास हुआ, ठीक, तो उसे कहाँ भेज, अपने पास विधेयक राज्यपाल रख सकते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। ठीक है, इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके। जब वो अपने पास रख लेना है राज्यपाल, तो देरी से भी दे सकते हैं। इसमें केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है। तो यदि चाहे तो ऐसे विधेयकों की परीक्षा पर उन पर निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर उसे पूरी तरह नकार दे। यानी अगर केंद्र सरकार को वो पसंद नहीं है तो वो वीटो का प्रयोग करके उस कानून को नकार सकती है। दोस्तों, 5वां पॉइंट पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट वो चीजें बता रही है जो केंद्र सरकार को सशक्त करती है, ज़्यादा मजबूत करती है, ज़्यादा पावर देती है। तो आइए जानते हैं 5वां पॉइंट। जब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सूची के विषयों पर, अभी बताया राज्य सूची के विषयों पर, पार्ट 1 में आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना आवश्यक हो जाए जब केंद्र सरकार को, ठीक है, यानी राज्य जिस पर कानून बना सकती है उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाना आवश्यक हो जाए, तो ऐसा करने से पहले राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसा करने से पहले राज्यसभा की, यानी लोकसभा और राज्यसभा 2 सभाएं होती है हमारे, तो राज्यसभा की अनुमति लेना आवश्यक है। संविधान में साफ साफ कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति प्रादेशिक कार्यपालिका की शक्ति से ज्यादा होगी, यानी केंद्र की शक्ति ज्यादा होगी, ऐसा संविधान में कहा गया है। अगला पॉइंट है, जिलाधीश के रूप में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी या पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, यानी IAS और IPS, DM और SP, आप तो जानते ही होंगे, ठीक है, उन पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। दोनों पर, IAS और IPS पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सरकार का नहीं होता है। अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश के लिए है, ठीक है, पूरे देश के लिए अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनके एग्जाम होते हैं पूरे देश के लिए एक बार, तो पूरे देश के लिए, नहीं कि किसी राज्य के लिए। तो और चयनित अधिकारी राज्यों के प्रशासन में कार्य करते हैं, लेकिन इससे जो अधिकारी निकलते हैं तो वो राज्यों के
प्रशासन में कार्य करते हैं, यानी राज्यों में जाकर के काम करते हैं डीएमएसपी के रूप में। और लेकिन उन पर कंट्रोल किसका होता है, नियंत्रण किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। ठीक है, राज ना तो इनके विरुद्ध राज कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता, ना ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। ऐसा सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 33 व 34 संघ सरकार की शक्ति को उच्च स्थिति में काफी बढ़ा देती है जब देश के किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू। दोस्तों ये सैनिक शासन, जब सैनिक शासन लागू होता है तो केंद्र की शक्ति क्या होती है, और बढ़ जाती है। यानी यह प्रावधान संसद को इस बात का अधिकार देते हैं ऐसे स्थिति में वह केंद्र या राज्य के किसी भी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उसे बहाली के लिए किए गए किसी भी कार्य को कानूनन जायज करार दे सके। यानी दोस्तों किसी राज्य में अगर किसी भी बात को लेकर के दंगा हो गया है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में बराबर लड़ाई होता रहता है, तो अगर कुछ बात हुई, अगर किसी बात को लेकर दंगा हो गया है, तो ऐसे में संसद को इस बात का अधिकार है। ये अधिकार कौन देता है, संविधान के अनुच्छेद 33 व 34 कि वह किसी भी उस राज्य में जाकर पुलिस बल की तैनाती करे और व्यवस्था को शांति उसके द्वारा बनाने की कोशिश करे, और ऐसा कानूनन जायज है। ठीक है, इसी के अंतर्गत सशक्त बल विशिष्ट सेवा शक्ति अधिनियम का निर्माण किया गया। तो राज्यपाल की भूमिका तथा राष्ट्रपति शासन। तो अधिकतर राज्यपाल सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, लोक सेवक और राजनीतिज्ञ हुए। यानी दोस्तों ज़्यादातर जो राज्यपाल हुए हैं तो वो कौन हुए, सैन्य अधिकारी जो सेवानिवृत्त हो, लोक सेवक हो या राजनीतिज्ञ हो। ऐसे तो ज़्यादातर हमारे ख्याल से राजनीतिज्ञ ही होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और अतः राज्यपाल के फैसले को अक्सर राज्य सरकार के कार्यों में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। यानी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा होती है उनकी। तो ऐसा में अगर कोई राज्य कोई कानून बना रहा है, अगर राज्य में कोई अलग दल सत्तारूढ़ है, यानी केंद्र में कोई और सरकार है, ठीक है, और राज्य में कोई और सरकार है, केंद्र में है कोई भी सरकार और राज्य में दूसरा सरकार है, तो ऐसे में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद हो जाती है। यानी अगर राज्य किसी मुद्दे पर कानून बना रहा है और केंद्र को वो मुद्दा पसंद नहीं है, ठीक है, तो राज्यपाल अगर उस मुद्दे को अपने पास रख लेता है, आगे नहीं बढ़ने देता या साइन नहीं करता है, तो वो कानून बनेगा नहीं। तो ऐसे में राज्य सरकार को तो लगेगा ही कि केंद्र सरकार को पसंद नहीं है, इसलिए वो ही राज्यपाल को बोला होगा, ठीक है, कि राज्यपाल को बोले होंगे कि आप इस पर साइन नहीं कीजिए, इसे आगे नहीं बढ़ाइए। तो ये विवादास्पद हो जाती है। केंद्र और राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया जिसे सरकारिया आयोग के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। किस लिए बनाया गया सरकारिया आयोग? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसलों की पड़ताल के लिए बनाया गया 1983 में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं पार्ट 3 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और राष्ट्रपति शासन के बारे में पार्ट 3 में हम बताएंगे, जाकर वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।